आप सभी को नमस्ते। वर्ष 2023 की बहुत सारी बधाइयाँ आप सब लोगों को। नई आशा उम्मीद से भरा हुआ ये नववर्ष आप लोगों के लिए रहे। जो भी टारगेट्स आप लोगों ने बनाए हैं अपने जीवन में कि वर्ष 2023 में आप लोगों ने उनको पूरा करना है, मेरी आशा है, उम्मीद है कि आप तमाम सारे टारगेट्स को आप लोग ज़रूर उनमें अचीवमेंट आप लोगों को मिले। देश भर के अंदर और प्रदेश भर के अंदर बहुत सारे ऐसे ज्वलनशील इश्यूज़ हैं, बहुत सारे बर्निंग इश्यूज़ हैं जिन पर की बात होनी चाहिए। ऐसा इशू मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में, आज के समय में पूरे देश भर के अंदर, और मुझे लगता है कि बहुत पहले से भी वो इशू रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्ष 2023 में शायद उसका निराकरण हो। ऐसा एक इशू है जो कि प्रायोरिटी बेस्ड इशू है, और वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अगर हम लोग बात करना चाहते हैं समान नागरिक संहिता की, तो हम ये भी जानते हैं कि भारत के अंदर अगर संविधान में ये लिखा गया है आर्टिकल 14 में कि राइट टू इक्वालिटी की अगर बात करता है, राइट आर्टिकल 15 अगर बात करता है जेंडर इक्वालिटी की, तो ये केवल हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट तक सीमित नहीं रहने चाहिए। क्योंकि जब हम लोग हिंदू लॉ की बात करते हैं तो एक डिफरेंस है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म और मजहब के आधार पर अगर देखने की कोशिश करें तो हिंदू लॉ अलग तरीके से चलता है, मुस्लिम लॉ के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके तहत, और शरिया के तहत उनका एक कानून है। सिख जो लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, उनका अपना एक कानून है, और ऐसे ही जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका भी कानून है, जो जूस लोग हैं उनका भी अपना कानून है, जो जैन लोग हैं उनका भी अपना कानून है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी आप लोगों को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जूस, क्या जैनिज्म, तमाम सारे धर्मों के लोगों को एक साथ लाने का काम समान नागरिक संहिता करने वाला है। और कैसे करने वाला है, इसका उदाहरण के तौर पर सिर्फ बहुत शॉर्ट में इस बात को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से राइट टू इक्वालिटी की बात होती है आर्टिकल 15 में राइट टू जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, हमारे देश के अंदर हिंदू लॉ के अंदर जो लड़कियां हैं उनकी शादी करने की उम्र 18 साल है और लड़के की उम्र 21 साल है। तो क्या ये डिस्पैरिटी नहीं है? क्या ये जेंडर इक्वालिटी है? साथ ही साथ अगर मुस्लिम लॉ अगर देखा जाए, जो शरीयत कानून है, उसमें अगर उम्र लड़कियों की देखी जाए तो वो इससे भी कम है शादी करने की। ऐसी अगर क्रिश्चियनिटी में देखी जाए तो उसमें एक अलग तरीके से उम्र है। तो ये डिस्पैरिटी है अलग अलग मजहबों के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर। ये यूनिफॉर्मिटी, ये इनका जो अलग अलग विभाजन है वो एक तरीके से समान होना चाहिए। एक उम्र लड़की की होनी चाहिए, एक ही उम्र लड़के की भी होनी चाहिए। तब जाकर के हम लोग ये बात कहते हैं, केवल भाषणों तक सीमित रह जाते हैं कि महिला आज के समाज में कंधे से कंधा मिला करके पुरुष के साथ चल रही है। लेकिन जब यहाँ पर इस बात की बात होती है तब यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं, एक बड़ा डिफरेंस आप लोगों को दिखाई देगा। साथ ही साथ हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर गुजारा भत्ते पर भी बात होती है, जो कि हम लोग ये जानते हैं समान नागरिक संहिता अगर होती है, देखिए अगर तलाक होना और डाइवोर्स होना बड़ा पीड़ादायक होता है उन तमाम सारे लोगों के लिए जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनके साथ ये परेशानियां होती हैं। लेकिन उसके बाद जो कंपनसेशन अमाउंट है, जो गुजारा भत्ता है, अगर वो महिला को नहीं मिलता है तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी? ये बात यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि अगर हम लोग जानते हैं, अगर पीछे अगर एक उदाहरण पर ध्यान देने की कोशिश करें, 1978 में शाहबानो प्रकरण अगर आप लोगों को याद होगा, तो शाहबानो एक ऐसी महिला जिनको कि उनके शौहर ने, उनके हस्बैंड ने तलाक दिया। उसके बाद वो महिला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, कहती है कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है, अपने बच्चों के रहन सहन के लिए गुजारा भत्ता मुझे चाहिए अपने हस्बैंड से। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया 1985 में और कहा कि शाहबानो जी के जो हस्बैंड हैं वो प्रत्येक महीने गुजारा भत्ता शाहबानो को देंगे। लेकिन 1986 में और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने बड़ा दबाव बनाया ताकि उस महिला के ऊपर किस तरीके से शोषण किया गया कि राजीव गांधी साहब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक अध्यादेश जारी करवाया पार्लियामेंट से निकाल करके और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को टर्न डाउन कर दिया। तो बताइए कि क्या उस महिला को गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए था? क्या वो अपने बच्चों को अपने भरण पोषण के लिए, क्या उसको गुजारा भत्ता अपने शौहर से, अपने हस्बैंड से नहीं चाहिए था? ऐसा है, अगर समान नागरिक संहिता अगर लागू होती है तो उसमें गुजारा भत्ते की बात है। साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ इनहेरिटेंस लॉ की जहाँ तक बात है, तो आज आप लोग देख रहे होंगे लड़के का जितना अधिकार अपने माता पिताजी की प्रॉपर्टी पे है, उतना ही अधिकार लड़की को भी अपने माता पिताजी की प्रॉपर्टी पर होगा।
ऐसा एक बड़ा इशू लेकर के आज पूरे देश भर के अंदर, हालांकि इसका अभी ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उत्तराखंड पहला ऐसा प्रदेश है जहां की एक कमेटी बनी है, और मैं ये कह सकता हूं कि शायद एक जल्द से जल्द एक ड्राफ्ट तैयार होकर के आने वाला है। क्योंकि समान नागरिक संहिता, हालांकि हम ये जानते हैं कि थोड़ा कठिन राह जरूर है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो बहुत सारी जो पेचीदगियां हैं, बहुत सारे जो अंतर्द्वंद है धर्मों के अंदर, उन तमाम सारी चीज़ों का खात्मा आवश्यक रूप से होगा। ये पहला प्रायोरिटी मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज पर अंतिम विराम इस साल जरूर लगे, ऐसा मेरी आशा है। साथ ही साथ हम लोग ये बात करना चाहते हैं, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजनशिप की बात लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो अवैध रूप से घुसपैठिए, चाहे वो प्रदेश भर के अंदर अलग अलग प्रदेशों में रह रहे हैं या देश के अंदर रह रहे हैं, उनका एक तरीके से उनको इस देश से भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, डिटेंशन सेंटर्स में उनको भेजना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई भारत देश कोई धर्मशाला भी नहीं है कि कोई भी आकर के यहाँ रहने लग जाएगा। आप लोग देखेंगे कि आज रोहिंग्याज ने क्या पूरे देश भर के अंदर माहौल पैदा करने की कोशिश की है। नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स अभी असम के लिए कहा गया है कि असम इसको लागू करे, हालांकि उसमें आप सब लोग जानते हैं कि थोड़ा देरी उसमें ज़रूर हुई है। और एनआरसी पूरे देश भर के अंदर लागू होना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर भी किस तरीके से अवैध रूप से रोहिंग्याज रह रहे हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। तो एनआरसी जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि उसका एक तरीके से आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने इसकी निगरानी में कमेटी बनी है। तो हम चाहते हैं कि इस पर भी पूर्ण विराम लगे, एनआरसी लागू हो ताकि अवैध रूप से जो घुसपैठिए जो देश भर के अंदर आए हैं और देश का वातावरण, माहौल और डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 साल पहले आप लोगों ने एक बड़ा इशू सुना होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA कानून, जो कि भारतीय नागरिक संशोधन कानून जो लागू किया गया, जिसमें कि पार्लियामेंट से संस्तुति मिली और भारत के राष्ट्रपति जी ने उस पर मोहर लगाई। उसकी गाइडलाइंस, उसके मिनट्स अभी तक तैयार होकर के पहुंचे नहीं है। हम चाहते हैं कि इस समय वो मिनट्स पूरे देश भर के अंदर पहुंचे, ताकि जो 3 देशों के जो लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो जूस हैं, चाहे वो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन तमाम सारे लोगों को भारत नागरिकता उन लोगों को देगा, चाहे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको आवश्यक रूप से भारत शरण देगा। क्योंकि अगर बहुत पहले देखा जाए तो ये तमाम सारे लोग भी पहले भारत का एक अभिन्न अंग रहे हैं। तो भारत चाहता है कि CAA जल्द से जल्द लागू हो, हम सब लोग चाहते हैं CAA लागू हो। तो साथ ही साथ अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हम लोग बात करना चाहते हैं। अभी भारत सरकार ने जो डीलिमिटेशंस किया है, जो डीलिमिटेशंस के साथ साथ वहाँ पर चुनाव होने के आसार हैं कि बहुत जल्द वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव भी ज़रूर आवश्यक रूप से होंगे। तो जो स्ट्रेटजी तैयार करने वाला है उस पर हम लोग बात करना चाहते हैं कि जो हमारी भारत की जो स्ट्रेटजी चल रही है POK को लेकर के भी, जो POK के अंदर अभी कुछ दिनों पहले आपने कुछ वीडियोस ऑडियोज देखे होंगे, उसमें किस तरीके से अशांति वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ है, तो उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत अपने कब्जे में कैसे लेगा, इस पर भी देखने वाला विषय इस साल ज़रूर रहेगा कि भारत POK पर अपना कब्जा करे। साथ ही साथ अगर प्रदेश भर की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं आप लोगों ने सुनी होगी पिछले साल कि UKSSC जैसी परीक्षा, जिसमें कि बहुत सारा घोटाला सामने आया LT की परीक्षा में। और साथ ही साथ आप लोगों ने देखा वन दरोगा जैसी प्रतियोगिता जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें किस तरीके से घोटाला उसमें सामने आया ऐसी परीक्षाओं पर। और मैं कह सकता हूं कि ऐसे जो तमाम सारे जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको जेल ही में नहीं, उनको बहुत बड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनको चाहे उम्र कैद की सज़ा हो, चाहे फांसी की सज़ा हो, इनको मिलनी चाहिए। क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोई बच्चा तैयारी करता है, बहुत मेहनत करता है, बचपन से जो भी पढ़ाई करता है उसके बाद जाकर के वो एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करता है। कंपटीशंस में अपने आप को बनाए रखने के लिए एक अलग टेम्परामेंट चाहिए होता है, और वो टेम्परामेंट बनाने के बाद जब पता चलता है कि पेपर में घोटाला हो गया है तो उस बच्चे की क्या गलती है। साथ ही साथ उन तमाम सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो लोग समाज के लिए बहुत ही दुष्कर्म करने वाले लोग हैं। और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड पर्यटन की नगरी है, देवभूमि है, और पर्यटन का
जिस तरीके से बढ़ावा मिलना चाहिए वो मिलता रहे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नए यूथ को अपने तरीके से लगानी चाहिए। होम स्टे जैसी योजनाएं जो उत्तराखंड गवर्नमेंट चला रही हैं उनका एक तरीके से और विकास हो। और साथ ही साथ में स्टार्टअप्स की बात करना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो पलायन की मार झेल रहे हैं, और 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी विधानसभा की सीटें जो कि पहाड़ से होकर के वहाँ कहाँ चली जाएंगी, प्लेन्स में चली जाएंगी, और जो तराई के जो क्षेत्र है वहाँ चली जाएंगी। आज पहाड़ पलायन की मार ज़रूर झेल रहा है। सरकार के साथ साथ नवयुवक होने के साथ साथ मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो स्टार्टअप्स हैं वो हम लोग पहाड़ में उनको खोलें, नई फैक्ट्रीज़ हैं उनको हम लोग उनको खोलने की कोशिश पहाड़ों के अंदर करें, ताकि तमाम सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं हम लोग अगर पहाड़ के अंदर रखते हैं तो पलायन नामुमकिन होगा। उत्तरकाशी जैसा ज़िला आप सब लोग जानते हैं, टिहरी जैसा ज़िला आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पलायन बहुत ही कम है। चमोली के दूरस्थ क्षेत्र में अगर आप लोग जाने की कोशिश करेंगे, चाहे आप चमोली के अंदर देवाल, थराली ऐसे जगहों पर अगर आप लोग जाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ कोई पलायन नहीं है, लेकिन पौड़ी बहुत ज़्यादा पलायन की मार झेल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका भी एक तरीके से इन्वेड इन जिलों के अंदर होना चाहिए, ये आनी चाहिए, ताकि रोज़गार के बहुत सारे जो केंद्र बिंदु हैं वो यहाँ पर ये बने। और साथ ही साथ जो रोज़गार की मार जो अगर झेल रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी इससे मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जल जंगल ज़मीन हमारा है, हम अपने जल जंगल ज़मीन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहें। अभी जो बात हो रही है उत्तराखंड के अंदर जो जितने भी डैम बने हैं, जो कि विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, तो उसमें 88% जो बिजली है वो बाहर जाती है और 12% जो बिजली है वो उत्तराखंड के अंदर ही रहती है। तो तब मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जल विद्युत परियोजनाओं के साथ साथ जल जंगल ज़मीन को जिस तरीके से बांध के रखा गया है, अब जल जंगल ज़मीन का हम सब लोगों को संरक्षण करना चाहिए। डैम, बहुत सारे डैम अब नहीं बनने चाहिए। हम सैफरन रिवॉल्यूशन की बात करें, हम सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा का प्रदेश ये बने। हम सब लोग ये मांग करते हैं कि जितने भी लड़के हैं, जितने भी लोग हैं, नवयुवक हैं, सूरज की रोशनी से कितनी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मिलती है, इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए, ताकि हम सब लोगों का कंजम्पशन भी अच्छा रहे, हम लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी हम लोगों के कम आए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि हम उत्तराखंड प्रदेश के लिए हम लोग सोच सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी घटी हैं, उन तमाम सारी चीज़ों पर हम लोग बात करते रहेंगे। नव वर्ष पर बहुत सारे ज्वलंत इशूज़ पर हम लोग बात करते रहेंगे आने वाले दिनों में। इन इशूज़ पर मुझे कहना था, मैं ये कह सकता हूँ कि इन इशूज़ का एक तरीके से सॉल्यूशंस हम लोगों को इस वर्ष मिले। 2023 आप सब लोगों के लिए फिर से खुशहाली रंगों से भरा हो, और मैं कह सकता हूँ कि रेनबो की ज़िंदगी आप सब लोग जिए। सप्तरंगी हम लोगों के जीवन में रंग लेकर के नया साल आए। आप सब लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी फिर से बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय।